So, hello, Namaskar, welcome back. So, we are ready with another session for मेंस ओरिएंटेशन. जुडिशरी मेंस के एग्जाम के अंदर अगर आप कभी भी अपीयर होते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को किस एंगल से एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसी के रिगार्डिंग ये जो लेक्चर सीरीज है वो आपके बीच में डिलीवर कर रहा हूँ. अभी तक मैंने आप लोगों को एक सेशन जो है कंडक्ट करवाया था और उस सेशन के अंदर मैंने आपके सामने बातें बताई थी कि सबसे पहले हथियार बनाओ उसी प्रीलिम्स के सवालों को जिसको आपने अच्छे तरीके से तैयार है किया है. मतलब कहीं ना कहीं एक नियम ये है कि हर एमसीक्यू जो है वो अपने आप में क्या कर सकता है, एक मेंस के सवाल को क्रिएट है जो कर सकता है. राइट. अब इस सेशन को आप चाहे लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, टू द पॉइंट जो बातें उन पे फोकस करना है. आज आपके सामने एक पीडीएफ लेके आ रहा हूं मैं और यहां पर मैं आपको मोटा मोटी रूप से अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दूंगा. ठीक है. आप क्या करेंगे, इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को समझेंगे नंबर 1, और फिर जब आप पुराने पेपर्स के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उस दौरान आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि वो सवाल कौन सी कैटेगरी का है, किस टाइप का है. ये जो टाइप्स और कैटेगरी मैं आपको भी समझाने वाला हूं, ये किसी एक बेरेक्ट से कनेक्टेड नहीं है, ये आपके सभी बेरेक्ट से कनेक्टेड है. सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएससी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लोकल लॉज, एवरीथिंग. कोई भी कानून हो वहां से आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को कनेक्ट है जो कर सकते हो. चलिए फिर तो आपके सामने स्क्रीन पर यहां पर जो मेंस के क्वेश्चंस फॉर्मेट है उनको मैं लेकर आ रहा हूं. देखो जी, ये है वो सारे के सारे 1 by 1 फॉर्मेट. मेरे साथ साथ इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना. सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी होता है वो ये होता है कि बेरेक्ट में, अटेंशन इधर, बेरेक्ट में जो डेफिनेशन क्लॉज होता है ना, तो डेफिनेशन क्लॉज के अंदर कई सारे ऐसे वर्डिंग होते हैं जिसको लेकर एग्जाम में सीधा सवाल आ जाता है. भाई एक्सप्लेन दिस टर्म, इस चीज को एक्सप्लेन करो, इस चीज को डिफाइन करो. तो जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है. जैसे उदाहरण के लिए आपको एक वर्ड डिफाइन किया गया है, एक्शनेबल क्लेम. एग्जाम में पूछ लिया, एक्सप्लेन द एक्शनेबल क्लेम. क्या होता है ये अनुयोज्य दावा, क्या होता है, इसको एक्सप्लेन जो करो. या फिर आप कोई लोकल लॉ को डील कर रहे हो. अब लोकल लॉ जैसे मान लो लैंड रेवेन्यू कोड. अब लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर एक वर्ड आता है कल्टीवेट पर्सनली. एग्जाम में पूछ लिया, इसको एक्सप्लेन करो. आपके भारतीय न्याय संहिता आईपीसी, उसमें एक वर्ड आता है डिसऑनेस्टली. सीधा पूछ लिया, इसको एक्सप्लेन करो. तो जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी बनती है ना, ये होती है डेफिनेशन पार्ट वाली. और मजेदार बात बताऊं मैं आपको, ये कैटेगरी कभी भी आउट ऑफ सिलेबस हो ही नहीं सकती. मतलब ये कि आपसे कभी भी एग्जाम के अंदर उस वर्ड को डिफाइन करने के लिए नहीं कहा जाएगा जो कि आपके बेरेक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है. ऐसा वर्ड आपके सामने नहीं आएगा. या तो वो वर्ड बेरेक्ट में डिफाइन होगा या एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ रखा हो, उसमें डिफाइन कर रखा हो. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है आपके लिए कि डिफाइन होगा. अब मैं जो आपको एक बात समझाने चाह रहा हूं वो भी आप ध्यान 1 by 1 इसको समझने की कोशिश करना. देखो, हमारे पास जितने भी बेरेक्ट के प्रोविजंस है ना, तो बेरेक्ट के अंदर आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि 2 तरीके की डेफिनेशन वहां पे होती है. कितने तरह की? 2 तरीके की. एक होती है डेफिनेशन का जनरल क्लॉज, डेफिनेशन का जनरल क्लॉज या फिर जनरल सेक्शन. एक सेक्शन होता है, उसमें कई सारे वर्ड को डिफाइन किया होता है. लगभग आपके हर बेरेक्ट में ये काम कौन करता है? सेक्शन नंबर 2 करता है. करेक्ट. लगभग, एक्सेप्शनली सेक्शन 3 भी हो सकता है, बट मोटा मोटी रूप से सेक्शन नंबर 2 आता है. उसमें अलग अलग वर्ड्स को जो डिफाइन किया एक साथ में. ठीक है. तो यहां पर मल्टीपल डेफिनेशन आपको दे रखी होती है. ये होती है एक तरीके से जनरल डेफिनेशन. ओके. दूसरी होती है सेपरेट क्लॉज. दूसरा क्या है? सेपरेट क्लॉज. सेपरेट क्लॉज का मतलब यानी कि उसको हमने जनरल क्लॉज में डिफाइन नहीं कर रखा है, उसको बेरेक्ट के किसी अदर जगह पे, किसी और जगह पे डिफाइन है जो किया गया है ना. ये भी 2 तरीके के होते हैं. ये भी क्या होते हैं? 2 तरीके के होते हैं. ओके. एक है जनरल एप्लीकेबिलिटी वाले
एक होते हैं जनरल एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये कि डिफाइन तो अलग से किया गया है लेकिन उसका इस्तेमाल पूरे बेयर एक्ट में किया जा सकता है, इसको कहा जाता है जनरल एप्लीकेबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप भारतीय न्याय संहिता है, एग्जाम्पल भारतीय न्याय संहिता। अब इसमें मान लीजिए कि एक सेक्शन है 100 इसमें डिफाइन किया गया है कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या है कि जनरल क्लॉज में इसको डिफाइन नहीं किया, इसको इन्होंने एक सेपरेट क्लॉज के अंदर सेपरेट सेक्शन में डिफाइन किया, लेकिन पूरे के पूरे बीएनएस में कहीं पर भी अगर कल्पेबल होमिसाइड वर्ड आता है तो मुझे बताओ क्या हम सेक्शन 100 की डेफिनेशन को यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कहीं पर थेफ्ट वर्ड डिफाइन किया हुआ है तो क्या पूरे बेयर एक्ट में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां तक कि बीएनएस में डिफाइन किया गया वो वर्ड हम बीएनएसएस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको पहले सीआरपीसी बोलते थे, है ना। तो ये होते हैं कि डिफाइन तो सेपरेट किए गए लेकिन इनका इस्तेमाल आप जनरल तरीके से कर सकते हो, तो इसलिए सेपरेट क्लॉज है लेकिन इनका इस्तेमाल क्या किया जा सकता है? जनरल वे में किया जा सकता है। और भी कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर एक वर्ड आता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो जो सेक्शन 74 है वो क्या करता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है 74। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट का वो जो डेफिनेशन है वो अलग सेक्शन में डिफाइन किया गया है। जनरल सेक्शन जो है उसमें, जनरल सेक्शन मतलब सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 में कई सारी डेफिनेशंस को इस तरीके से क्या किया गया? मेंशन है जो किया गया। क्या इसका मतलब ये है कि आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते? क्या इसका मतलब यहां पे ये आ जाएगा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की वो परिभाषा जो सेक्शन 74 में दी गई है हम उसको यूज नहीं कर सकते दूसरी जगह पे? ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यही बात है, सेपरेट क्लॉज में डिफाइन किया गया लेकिन जनरल एप्लीकेबिलिटी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे डेफिनेशन भी होते हैं जिनको आपने सेपरेटली डिफाइन किया गया है लेकिन उनका एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड होता है, इनका एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है जो होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, मैं लिख लेता हूं यहां पे, एक वर्ड है ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं तो वहां एक प्रोसीजर दे रखा है, क्या? कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग। तो उसमें क्या होता है कि सर्च वारंट भी जारी किए जा सकते हैं, करेक्ट। तो सर्च वारंट 4 सिचुएशन में जारी किए जा सकते हैं, उनमें से एक सिचुएशन है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी स्टॉलन या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल पाया जाता है तो, ठीक। फिर आप जब उस सेक्शन को नीचे देखोगे ना तो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल को बकायदा डिफाइन किया गया, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन लिमिटेड डेफिनेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ उस सेक्शन के पर्पस के लिए ही इस्तेमाल की गई है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैटेगरी 1 का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमें जानना है तो इस तरीके से हम क्या करें, उस वे को ऑब्जर्व कर पाए कि भाई डेफिनेशन के इस तरीके से ये पार्ट है जो होता है। फटाफट रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, बेयर एक्ट में जो भी वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं वो एग्जाम के अंदर सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये जो डेफिनेशंस हैं ये 2 तरीके से होती हैं, एक होती हैं जनरल क्लॉज यानी कि जो कि बेयर एक्ट में एक जगह पे डिफाइन की गई है और पूरे बेयर एक्ट में इस्तेमाल की जा सकती है, और एक होती है सेपरेट क्लॉज। सेपरेट क्लॉज में जो डेफिनेशन है वो 2 तरीके की होती है, एक वो जो कि जनरल एप्लीकेबिलिटी मतलब डिफाइन तो सेपरेट सेक्शन में बट फिर भी पूरे बेयर एक्ट में इस्तेमाल की जा सकती है, इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया मर्डर वगैरह। एक होता है सेपरेट सेक्शन में है और लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी होती है उसकी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर उसको सिर्फ उस सेक्शन के पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, किसी अन्य चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक। इसका भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी, पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट जो कि आपके कौन सा सेक्शन है, अंडर सेक्शन 74 BSA, यहां से कनेक्ट होता है। तो देखो
कैटेगरी तो हमारी कौन सी है कि भाई डेफिनेशन एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी इस तरीके से डेफिनेशन वर्ड आपके सामने आते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी एप्लीकेबिलिटी को दिमाग में और ध्यान रखना पड़ता है। एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, एक और क्लॉज होता है, उस क्लॉज को बोला जाता है रेफरल क्लॉज। क्या वर्ड कहते हैं? रेफर क्लॉज या रेफरल क्लॉज। इसका क्या मतलब है? देखो, अगर आपको याद हो तो जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे थे तो उसमें डेफिनेशन क्लॉज का जो आखिरी पॉइंट था वो ये था कि अगर कोई भी वर्ड यहां पे डिफाइन नहीं है, कहीं और डिफाइन किया गया है, भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन किया गया है, तो आप इसको यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, लिखा हुआ था। ये क्या होता है? ये होता है रेफर क्लॉज। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे लैंड रेवेन्यू कोड है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड एग्जांपल के लिए, तो उसमें क्या है कि इन्होंने अमेंडमेंट किया 2023 में और एक नया वर्ड जोड़ा, ट्रांसफर। और पता है वहां पे क्या लिखा कि ट्रांसफर का वही मीनिंग होगा जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में समझाया गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन रेफर है जो करना। ठीक है, तो ये होता है रेफर क्लॉज। अक्सर सिमिलर चीजों के अंदर, जैसे बीएनएसएस में कोई वर्ड आ गया, उसको डिफाइन कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें एक वर्ड आया पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन कहां पे इसको डिफाइन किया गया? भारतीय न्याय संहिता में। तो फिर क्या किया जाता है? उसको रेफर किया जाता है। इन शॉर्ट, डेफिनेशन क्लॉज जो है वो तीन तरीके का होता है: जनरल क्लॉज, सेपरेट क्लॉज और रेफर क्लॉज। रेफर क्लॉज जो है वो अल्टीमेटली इनमें डिवाइड हो जाता है। रेफर क्लॉज या तो ये होता है या फिर ये होता है, मतलब रेफर क्लॉज का कोई अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। 100 बातों की एक बात। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आया? से यस, बेसिक बात आपको समझ में आ गई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है? इस बात को ध्यान में रखना है। करेक्ट? चलिए, तो अब जो हमारा कैटेगरी 1 है, इसके मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा देता हूं, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और उनको हमें आंसर कैसे करना चाहिए। जरा आंसर करने का तरीका भी समझ लो। देखो, अगर आपके सामने कोई भी वर्ड आ गया कि भाई डिफाइन दिस थिंग, डिफाइन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, तो आपको आंसर लिखने से पहले थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करो। और अगर आपके पास इस बात का स्टेमिना है कि आप आंखें खोलकर भी रिकॉल कर सकते हो, तो आंखें खोल के करो। आंखें बंद करके रिकॉल करो कि यार उस बेरेक में लिखा हुआ क्या था, उसके जो की एलिमेंट थे, असेंशियल एलिमेंट थे, जिसके बिना वो चीज कंप्लीट हो नहीं सकती, वो क्या क्या थे, उनको रिकॉल करो। तो उससे कहीं ना कहीं ना आप उसके एसेंशियल एलिमेंट को दिमाग में सेट आउट कर पाएंगे। यानी कि हमेशा किसी भी डेफिनेशन के अंदर क्या होता है? देखो, एक होता है उसका प्लेस, कि भाई उसको डिफाइन कहां पे किया गया, लोकेशन कह दो, प्लेस कह दो, या सामान्य भाषा में आप उसका सेक्शन नंबर कह दीजिए। क्योंकि पता है क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, ठीक है, जनरली मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूं कि सेक्शन नंबर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेशन क्लॉज एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? अगर मैं किसी भी वर्ड को डिफाइन कर रहा हूं ना, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि एज पर द सेक्शन 23 ऑफ द सो एंड सो दिस वर्ड, तो अब क्या होता है, कॉपी चेक करने वाला भी आखिर है तो इंसान, उसके माइंड में ये चीज क्लिक करती है, वो सोचता है यार इस बंदे को सेक्शन पता है, इस बंदे को सेक्शन पता है, इसका मतलब ही नो अबाउट इट। अब उसके बाद में अगर एक आधा एलिमेंट मेरा मिस भी हो जाता है ना, तो भी शायद इतना फर्क नहीं पड़ता कंपैरेटिवली, है ना। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में पहला इंप्रेशन गया हुआ है कि मेरे को सेक्शन आता है। तो इसीलिए डेफिनेशन के मामलों के अंदर आपको सेक्शन करने चाहिए। मेरा इनफैक्ट आपको इस क्लास के एंड में एक सजेशन भी रहेगा। सजेशन ये है कि आप लोग अपने बेरेक जो आपने पढ़ रखे हैं, उन बेरेक में से एक एक करके क्या करो, सेक्शन नंबरिंग को स्टार्ट करो। देखो, मतलब इन द सेंस कि जहां जहां पे कोई भी वर्ड डेफिनेशन मिलता है ना, उन सबकी एक लिस्ट बना दो कि भाई ये मेरी हिट लिस्ट है, ये मेरे डेफिनेशन वर्ड है, ये मेरे को पता होने चाहिए। और अगर आपके पास में लिंकिंग बेरेक्ट है, तो आपके लिए एक चीज फायदा और हो सकता है कि लिंकिंग बेरेक्ट के एंड में मैंने क्या कर रखा है, हर बेरेक्ट का लीगल वोकैब दे रखा है। लीगल वोकैब है जो दे रखा है, तो उस लीगल वोकैब से भी आप बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। उस लीगल वोकैब के पास में ही उसका डेफिनेशन भी है, तो आपको थोड़ा उसके मदद है जो मिल सकता है।
नंबर 1। तो हमें सबसे पहले जो चीज पता होनी चाहिए वो सेक्शन नंबर पता होना चाहिए। ओके। सेकंड चीज जो हमारी जानकारी में आनी चाहिए वो ये है द की वर्ड्स या की एलिमेंट ऑफ दैट डेफिनेशन, एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो उस चीज के बारे में क्या होना चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, पता है कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा है कि सेक्शन की हेडिंग में ये लिखा नहीं होता है कि वो सेक्शन किसी डेफिनेशन को डील कर रहा है, ऐसा भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जाना, वहां पे आपको ना एक शब्द है सर्टिफाइड कॉपी। तो जब आप उसको रीड आउट करते हैं तो वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सर्टिफाइड कॉपी को डिफाइन कर रहा है, लेकिन उस पैराग्राफ की आखिरी लाइन आपको ये कहेगी इट मे बी कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपी। तो ये जो वर्ड आते हैं ना, इट मे बी कॉल्ड, इट मे अमाउंट टू, है ना, तो वो भी आपके एक तरीके से होते डेफिनेशन क्लॉज ही है। अब आपसे पूछा गया बताइए एक्सप्लेन द वैलिड सर्टिफाइड कॉपी क्या होता है, तो ये पॉइंट ये से कनेक्ट होगा हमारा, है ना। तो ये भी आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है कि कहां पे कौन सी जाती है। जनरली इसके सेक्शन नंबर वगैरह कौन से होते हैं, तो जनरल क्लॉज हो सकता है, कोई स्पेशल सेक्शन हो सकता है, किसी स्पेशल सेक्शन के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है, कोई सबसेक्शन है जो हो सकता है, ठीक है। तो वो वर्ड हमको पता होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब आपको सेक्शन नंबर मान लीजिए पता चल गया, या जो की वर्ड या की एलिमेंट थे वो भी आपके दिमाग में सेट हो गए, तीसरा पॉइंट होता है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। अक्सर स्टूडेंट यहां पे बहुत बड़ी गलती करता है, बहुत बड़ी गलती करता है। पता है कानून बनाने वालों ने क्या किया है कि जो भी चीज का सीक्वेंस है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखा है। पहले ये वर्ड आना है, फिर ये वर्ड आना है, फिर ये वर्ड आना है, फिर ये वर्ड आना है। अब यूं तो यार डेफिनेशन है, कोई भी वर्ड कभी भी लिखो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है जब हम सीक्वेंस को देखने बैठते हैं ना, कि भाई इसमें इन्होंने पहला वर्ड इस्तेमाल कर रखा है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी उस जगह पे वही वर्ड याद करें, मतलब उसी वर्ड को लिखें, क्योंकि वो जो चीज डिफाइन की गई ना उसके पीछे एक मीनिंगफुल पर्पस होता है। जब भी आप किसी डेफिनेशन को देखें ये जरूर ऑब्जर्व करना कि यार यहाँ पे मीनिंगफुल पर्पस क्या बन रहा है, अकॉर्डिंगली हम क्या कर पाएंगे उसको और अच्छे समझ पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, लाइव बताऊंगा, अभी आपके सामने मैं स्क्रीन पर बकायदा बेरेक्ट ओपन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये चीज, इसका ये इंपॉर्टेंस है जो होता है, वो हमारे लिए कितना जरूरी है जो होता है, ठीक है। तो अगर कभी भी एग्जाम के अंदर आए डिफाइन कीजिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए किसी पर्टिकुलर चीज को, सो बी प्रिपेयर्ड, ये एक फर्स्ट कैटेगरी है। और मैं आपको मोस्टली मतलब एश्योर करता हूं कि डेफिनेशन वाले जो ये सवाल होते हैं ना ये लगभग 99% कभी भी आपके बेरेक्ट से बाहर नहीं जाते, आपके बेरेक्ट से आउट ऑफ नहीं जाते। ओके, वो चीज यहां पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। तो इसका फायदा है, आपको क्या फायदा है पता है इसका फायदा ये है कि आप जितना पढ़ोगे ना उसमें से आने की संभावना है। अब आप सोचो, कई बार पता है क्या है, कुछ सवाल होता है कॉन्सेप्चुअल। अब वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो कई बार आउट ऑफ भी आ जाते हैं। मतलब ये कि आपको नहीं पता, अब आपसे पूछा गया कि बताओ भाई एफआईआर का एविडेंशियरी वैल्यू क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब ये तो बेरेक्ट में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंशियरी वैल्यू क्या होता है ये तो बेरेक्ट में मेंशन नहीं किया गया, ये आपको अलग से धीरे जो करना होता है, तो वहां मामला अलग है। मतलब हमें पहला प्रयास ये करना चाहिए कि हम बेरेक्ट की जो चीजें हैं उनको एक तरीके से अपने माइंड में सेट करें। ये दोनों ही डायग्राम मैं आपको क्या कर रहा हूं, शेयर है जो कर रहा हूं ठीक है। आपने जो ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे एक जुडिशरी गाइडेंस ग्रुप का एक है ना टेलीग्राम का लिंक है जो होगा, आप उसको कनेक्ट कर दीजिए। वहां से आप क्या कर पाएंगे, इस चीज को ऑब्जर्व है जो कर पाएंगे कि कोई भी वर्ड है, वैसे तो आपने साथ साथ नोट्स बना दिए होंगे, अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो इस बात का आपको ध्यान है जो रखना है कि थोड़ा इसको ऑब्जर्व कर लो, मैं आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा, डोंट वरी, राइट। तो अब जो हमारे पास पहली कैटेगरी है डेफिनेशन बेस, ये कैटेगरी भी अपने आप में आपके एग्जाम पेपर का नहीं करते भी लगभग 15 से 20% पोर्शन कवर करती है। अब आप इस चीज को मानो नहीं मानो वो चॉइस आपकी है, और अगर नहीं मान रहे हो ना
तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके मेंस के बुकलेट को, देन यू विल केम टू नो, ये जुडिशरी मेंस की जब आप बुकलेट सॉल्व करोगे तब आपको महसूस हो जाएगा कि यार वाकई में इस तरीके के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ओके, अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर क्या लेके आ रहा हूं, जो बेयर एक्ट है वो लेके आ रहा हूं। अब आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, अटेंशन। नाउ तो ये तो यहां पर मैं अपलोड कर देता हूं, और देयर आफ्टर हम लोग है ना आराम से छोटे छोटे सेशन कंडक्ट करेंगे और उनके जरिए एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है, जो रहेगा। अब देखो, मैंने आपके बीच में जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये टॉपिक में लेकर आ गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये बेयर एक्ट है, एज इट इज आपके सामने स्क्रीन पर। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये है आपका डेफिनेशन क्लॉज, सेक्शन नंबर 2। अब इस सेक्शन नंबर 2 के अंदर जितनी भी आपको डेफिनेशन दे रखी है एग्जाम में सीधी पूछी जा सकती है। जैसे आप देखना, कई बार आपके सवाल आ रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रूव, डिस्प्रूव वर्ड क्या होता है, साबित नहीं करना, सीधा पूछ लिया गया। यहाँ पे डिस्प्रूव वर्ड का मतलब है जो क्या होता है, एक्सप्लेन करो। कंक्लूसिवली प्रूफ का मतलब है जो क्या होता है, एक्सप्लेन करो। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का सीधा मतलब पूछ गया। तो ये कैसा है, ये है आपका जनरल क्लॉज। ये क्या है, जनरल क्लॉज, यानी कि इसमें जितनी भी डेफिनेशन आपको दे रखी है वो एग्जाम में सीधी पूछी जा सकती है। तो यहां पर आपको इन डेफिनेशंस को वन बाय वन क्या करना होता है, कवर है जो करना होता है। एविडेंस का डेफिनेशन आपसे पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट आपसे अगर पूछ लिया, फैक्ट इन इश्यू क्या होता है। अब देखने ये सवाल कई बार आ रखा है, एक्सप्लेन द वर्ड फैक्ट्स इन इश्यू, इसको एक्सप्लेन करो। प्रिजम्पशन क्या होती है। अब देखो क्या होता है कि आप में से अगर किसी कैंडिडेट ने प्रीलिम्स की तैयारी करते समय, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है ना, अगर आप में से किसी ने उस समय कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों को ऑब्जर्व कर रखा है तो यहां पे हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो कि जो आपका ऑनर्स ऑफ प्रूफ है, यानी कि एविडेंस को पेश करने का जो बर्डन है वो शिफ्ट होता है, और उसको शिफ्ट करने में बड़ा रोल कौन प्ले करता है, उसको शिफ्ट करने में बड़ा रोल प्ले करती है प्रिजम्पशन, यानी कि जितनी भी उपधारणाएं हैं वो बड़ा रोल प्ले करती है। प्रिजम्पशन होती है दो तरीके की, एक होती है फैक्ट की प्रिजम्पशन, एक होती है लॉ की प्रिजम्पशन, ठीक है। फैक्ट की प्रिजम्पशन हमेशा रिबट की जा सकती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मे वर्ड से, मे प्रिज्यूम। लॉ की जो प्रिजम्पशन है वो दो तरीके की होती है, एक होती है रिबटेबल प्रिजम्पशन और एक होती है आपके इररिबटेबल प्रिजम्पशन, ठीक है। रिबटेबल प्रिजम्पशन को रिप्रेजेंट किया जाता है शैल से और इररिबटेबल को रिप्रेजेंट किया जाता है कंक्लूसिवली प्रिज्यूम या कंक्लूसिव प्रूफ से। अब क्या है, ये कॉन्सेप्ट है भाई, सबसे वीक कौन सी प्रिजम्पशन हो गई, मे, क्योंकि इसमें कोर्ट भी प्रूफ मांग सकता है, एडवर्स पार्टी भी डिस्प्रूव कर सकती है। सेकंड मॉडरेट प्रिजम्पशन कौन सी है, शैल, यहां पे कोर्ट प्रूफ नहीं मांगेगा लेकिन एडवर्स पार्टी क्या कर सकती है, डिस्प्रूव कर सकती है। सबसे सेफ या सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन कौन सी है, कंक्लूसिव प्रिज्यूम। यहां पर क्या होता है, ना तो कोर्ट प्रूफ मांगेगा ना एडवर्स पार्टी डिस्प्रूव कर सकती है। जो इंटरनल एक्सेप्शन है सेक्शन की लैंग्वेज में वो आपके लिए क्या करता है, इस तरीके से इसका रिबट है जो कर सकता, अदरवाइज ये इरिबटेबल है। अब ये क्या था, ये था एक कॉन्सेप्ट, ये क्या था, एक कॉन्सेप्ट था। अगर हमें इधर लुक एट मी, कहीं खो गए थे क्या, अगर हम किसी भी डेफिनेशन के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना तो फिर उस डेफिनेशन को समझना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कब होती है, जैसे मान लो आपने जुडिशरी की तैयारी करते समय प्रीलिम्स लेवल पे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपने उसको अच्छे से समझा हो, या आपने कोई भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर रखा हो, या कॉलेज टाइम के अंदर आपने चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रखा हो, आपकी फैकल्टी ने अच्छे से पढ़ाया हो, तो आपको दिमाग में क्लिक होगा, अदरवाइज ये क्लिक नहीं हो पाएगा, है ना। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेशन लिखते समय ऑटोमेटिकली बात आ जाती है। नाउ अब सपोज करो कि आपसे उन्होंने पूछा कि भाई बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि फैक्ट क्या होता है, ठीक है, ये उन्होंने सवाल पूछा। तो एक तो हमारे पास में क्या है, लोकेशन। सबसे पहले लोकेशन क्या हो गई, सेक्शन 2 क्लॉज F, ये होगी लोकेशन।
तो सबसे पहले इसका जिक्र करो, एज पर द सेक्शन 2F ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 फैक्ट मीन्स, है ना, वहां पे आपने इसको मेंशन किया कि फैक्ट का मतलब क्या होता है। अब देखो ये हैं इसके सीक्वेंस ऑर्डर, जैसे इन्होंने पहले बताया है थिंग्स के बारे में, कोई भी चीज कोई भी वस्तु, और फिर दूसरा एलिमेंट बताया मेंटल कंडीशन। अब हमें कोशिश ये करनी है कि जब हम इसको इस तरीके से डिफाइन करें ना तो यही ऑर्डर मेंटेन करें। पहले हम थिंग्स के बारे में बताएं कि भाई कोई भी चीज, उसकी स्टेट अवस्था, उसका रिलेशन, या जो सेंसेस के द्वारा परसीव की जा सके, उसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्ट है जो बोलते हैं। तो पहला सीक्वेंस फैक्ट का ही होना चाहिए। तो एलिमेंट याद करें तो एलिमेंट कौन से आएंगे, तो दो एलिमेंट आएंगे, एक तो थिंग और दूसरा एलिमेंट मेंटल कंडीशन। ये दो एलिमेंट हमने रिकॉल है जो किए। अब देखो अगर आप पहले मेंटल कंडीशन को समझा रहे हो उसके बाद थिंग को समझा रहे हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके अंदर। लेकिन क्या होता है, अब जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, एक्चुअल में मेंस की कॉपी चेक करते समय कोई भी स्टैंडर्ड आंसर की कॉपी चेक करने वाले को नहीं दी जाती। इन जनरल जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके पास में कोई स्टैंडर्ड आंसर की नहीं है कि वो टैली करेगा कि अच्छा ऐसा लिखा हुआ ऐसा। तो फिर वो क्या करता है, आपको पता है जनरली जुडिशरी की कॉपियां कौन चेक करता है। तो जनरली जुडिशरी की कॉपी जो लॉ पेपर है वो चेक की जाती है जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा। जुडिशियल ऑफिसर मे बी द रैंक ऑफ एडीजे, एसीजेएम वगैरह, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा क्या की जाती है, कॉपी है जो चेक की जाती है। अब आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का जो पर्सन है उसके 10-12 साल का जुडिशरी का अनुभव है उसके पास में। तो 10-12 साल में उसने जो भी मैटर डील किए वो स्पेसिफिक मैटर थे। ऐसा नहीं था कि मतलब किसी कोर्ट में सारे मैटर्स आ जाते हैं। अब आपके जुडिशरी एग्जाम के अंदर लैंड रेवेन्यू कोड भी आ रहा है, लोकल लॉ भी आ रहा है, क्रिमिनल लॉ भी आ रहा है, सिविल भी आ रहा है, सिविल में भी 10 तरीके के कानून, क्रिमिनल के अंदर भी 10 तरीके के कानून, इतनी सारी चीजें वहां पर आ रही है। लेकिन जब आप देखोगे कि वो डीजे साहब जो हैं वो तो स्पेशल मैटर को डील कर रहे थे। अब सपोज करो कोई SC/ST कोर्ट के जज साहब बने हुए हैं, तो उन्होंने अभी तक अपने टेन्योर में SC/ST मैटर्स को ज्यादा देख रखा है। उनको जनरल जो चीजें हो सकता है उसकी जानकारी कम हो कंपेरेटिवली। लेकिन जब एग्जाम की कॉपी चेक की जाती है उसमें तो सारे सवाल होते हैं। तो क्या इस बात की गारंटी है क्या कि जो सवाल है उसका आंसर उनको एकदम टिप्स पे होगा? नहीं होगा। तो फिर वो क्या करेंगे, वो उस सवाल का आंसर शुरुआत में बेरेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे, या फिर हो सकता है हाई कोर्ट कोई गाइडलाइन दे देवे, वो एक अलग बात है। बट सामान्यतः जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है उसके अनुसार कभी भी कोई स्टैंडर्ड आंसर की नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो फिर वो कहां से देखेंगे, वो देखेंगे बेरेक्ट से। अब उन्होंने सपोज करो बेरेक्ट ओपन किया, देखा भाई फैक्ट की डेफिनेशन कैसे दी गई है, पहले थिंग को समझा रखा है, फिर मेंटल कंडीशन को समझा रखा है। अब उनके दिमाग में एक चीज सेट हो गई। क्या सेट हो गई कि अच्छा इस तरीके से जिस कैंडिडेट ने आंसर लिखा है उसको मेरे को अच्छे मार्क्स देने। आप समझ रहे हो, मतलब मेंस का जो एग्जाम है वो ह्यूमन साइकोलॉजी पर भी वर्क करता है। अब वो पेपर एग्जामिनर सुबह सुबह बढ़िया मूड में कॉपियां चेक कर रहा है, मुझे बच्चों का भला करना है, ये हमारे देश का भविष्य है, अच्छे मार्क्स देते। दोपहर के टाइम में घरवाली से झगड़ के कॉपी चेक कर रहा है, अब कुछ भी हो सकता है। इधर का गुस्सा इधर तो नहीं निकाल सकते, इधर तो निकाल सकता है ना, वो सेगमेंट वहां पे हो सकता है। सो देयर कैन बी मेनी थिंग्स। तो इसीलिए ना कई सारी चीजें होती है। बट फिर भी एक बात क्लियर है कि बेरेक्ट की जो भाषा होती है आप उसको कॉपी नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन उसके टेक्निकल वर्ड्स उनको चेंज मत करो। जैसे यहां पे थिंग लिखा हुआ है तो इसको थिंग ही रहने देना, कोई और वर्ड यूज मत कर देना। यहां पे लिखा हुआ है रिलेशन ऑफ थिंग, तो यहां पे मत लिखना कनेक्शन ऑफ थिंग। अब सोचो इस रिलेशन की जगह हम वर्ड यूज करेंगे कनेक्शन ऑफ थिंग, एनीथिंग कनेक्टेड ऑफ थिंग्स, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये आपके सामने। फिर आप क्या करो, इसकी सीक्वेंस को देखो कि भाई पहले जो है इन्होंने थिंग को समझा रखा है और दूसरा ये। एक और बात बताऊं मैं आपको ध्यान से सुनना। अगर आपकी रिकॉलिंग पावर कमजोर है किसी भी कारण से, आप जब कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, टॉपिक को पढ़ने के बाद 5 या 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और थोड़ा कोशिश करो जहां से आपने उस चीज को पढ़ा है ना उसकी फोटो आपके मेमोरी के अंदर आपको दिखाई देगी।
जैसे अभी आपने फैक्ट को पढ़ा, अब आप ध्यान से देखिए कि क्लॉज एफ में फैक्ट को डिफाइन किया गया है, देख लिया। अब अचानक देखते देखते आंखें बंद करो, तो बंद करने के बाद भी फोटो मेमोरी जो है ना, वो हमारे दिमाग में कुछ सेकंड के लिए जिंदा रहती है ना। उस कुछ सेकंड के अंदर जब हम अपना दिमाग फोकस करते हैं ना, तो वो चीज हमारे माइंड के अंदर फिक्स हो जाती है, फिर हम उसको आसानी से भूलते नहीं है। दिस इज द पैटर्न। और ये तो एक एक बात बताया मैंने आपको, ऐसे कई सारी चीजें हो सकती। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एनीथिंग, बट देयर इज ऑलवेज अ लॉजिकल फॉर्मेट टू राइट द आंसर, एंड वी जस्ट नीड टू फॉलो दैट लॉजिकल फॉर्मेट। ये जो आपका ये मेज का मैं जो सर्कुलम चला रहा हूं, इसका मेन पर्पस यही है कि हम उस लॉजिकल फॉर्मेट को अपने दिमाग में सेट करें। अब जैसे इलस्ट्रेशन है, यहां पे इतने सारे आपको इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, तो आपको फैक्ट की परिभाषा पूछी, क्या आप इलस्ट्रेशन लिख सकते हो आंसर में? बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन क्या उस इलस्ट्रेशन को मैं शुरुआत में लिख सकता हूं क्या? नहीं, नहीं लिख सकता। हमने आज तक ऐसा कोई बेरेक नहीं देखा, आज तक किसी बेरेक का ऐसा सेक्शन नहीं देखा जिसने इलस्ट्रेशन को पहले समझाया हो और डेफिनेशन को बाद में समझाया हो। तो जब बेरेक किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो व्हाई वी शुड फॉलो दैट थिंग? तो फिर एंड में क्या आएगा? आपका इलस्ट्रेशन जो है वहां पर आपको इस तरह से डिफाइन करने को मिलेगा। ओके, तो ये तो था एक तरीका कि जब मैं फैक्ट की डेफिनेशन को लिखूं तो मुझे इस तरीके से मेंशन करना है कि एज पर द सेक्शन 2F ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फैक्ट इन मीन्स एंड इंक्लूड नंबर 1 थिंग। अब इसमें से हो सकता है कुछ बातें आप भूल जाओ, आपको थिंग याद रह जाए, स्टेट याद नहीं रहे, स्टेट ऑफ थिंग याद नहीं रहे, रिलेशन याद रह जाए, तो जो याद रहे वो लिख लो, जो याद रहे वो लिख लो, उससे आपका काम क्या हो सकता है? आसान हो सकता है। एक लिंकिंग टेक्निक और होती है, हमें कई बार कोई चीज डायरेक्टली याद नहीं होती, लेकिन हम उसको लिंक करके दिमाग में सेट कर सकते। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है? परसीव्ड बाय सेंसेस लिखा हुआ है, परसीव्ड बाय सेंसेस, जो आपकी सेंसेस के द्वारा आप क्या कर सकते हो? महसूस है जो कर सकते हो। आपको पता है ऑरल एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए, और ऑरल एविडेंस डायरेक्ट कब होते हैं? जब विटनेस ने अपनी आंखों से उनको देखा हो, अपने कानों से उनको सुना हो, अपनी सेंसेस से उनको फील किया हो। सेंसेस वर्ड आ रहा है, सेंसेस का मतलब इंद्रियां। तो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये जो वर्ड है सेंसेस, ये दो जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। फैक्ट वाले केस में भी लागू हो रहा है, और वो जो डायरेक्ट ऑरल एविडेंस है वहां पे भी लागू हो रहा है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को एक अपने माइंड में लिंक से कनेक्ट कर दें कि भाई ये सेंसेस वाला वर्ड वहां भी इस्तेमाल हो सकता है, यहां भी इस्तेमाल हो सकता है? शायद, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन शायद उस समय याद रह जाए। ओके, अब जैसे मेंटल कंडीशन वर्ड आया, तो आपको पता है आपका एक रिलेवेंसी का सेक्शन आता है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग। तो स्टेट ऑफ माइंड क्या है? मेंटल कंडीशन ही तो है। अब दिमाग में लगाओ कि जो स्टेट ऑफ माइंड वाले जो पॉइंट दे रखे हैं, वो मेंटल कंडीशन एक तरीके का फैक्ट होता है, एक लॉजिक आपने दिमाग में रखा, अब आप इसको अपने माइंड में लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, तो व्हाट आई वांट कि आप लोग जो है इस तरीके से चीजों को जरूर ध्यान रखें। जनरल क्लॉज भी होता है। अब आप देखो, जहां पर बात अगर आपके सेक्शन 74 की करूं मैं, तो 74 में ये क्या है? ये स्पेशल डेफिनेशन हो गई। यहां पे आपके सामने क्या आ गया? ये आ गया वर्ड स्पेशल डेफिनेशन। इन्होंने सबसेक्शन 1 के अंदर आपको जो कुछ भी डिफाइन कर रखा है वो क्या है? वो सारा का सारा पब्लिक डॉक्यूमेंट, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। एक लिस्ट आपको दे रखी है, लेकिन है तो एक तरीके से डिफाइन, एक्सप्लेन करने वाला वर्ड। एक और मैंने आपको बताया था ना कि कई बार हेडिंग में नहीं लिखा रहता कि ये उस वर्ड को डिफाइन कर रखा है, लेकिन आप जब इसको पूरे लैंग्वेज को पढ़ोगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? शैल बी कॉल्ड, इट शैल बी कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपी। तो है तो ये डेफिनेशन ही ना। एक वैलिड सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है? आपको पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा सिवाय सेक्शन 75 के। तो यहां से अपन को कीवर्ड निकालना। क्या कीवर्ड निकालने होते हैं? कि भाई कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, नंबर 1, उसके पास कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, नंबर 2, अगर कोई पर्सन डिमांड करता है, नंबर 3, और पेमेंट करता है, नंबर 4, जो भी लीगल फी आ रखी है उसके अकॉर्डिंगली, फिर वो क्या करेगा? तो उसकी कॉपी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जो सर्टिफिकेट मतलब फुट ऑफ द कॉपी, उसके नीचे क्या लिखा जाएगा कि भाई ये ट्रू कॉपी है। इतना ही नहीं, उस पर बकायदा क्या होनी चाहिए? डेट लगी होनी चाहिए, साइन सब्सक्रिप्शन है जो होना चाहिए, ऑफिशियल टाइटल जो उस मेंशन होना चाहिए, सील लगी होनी चाहिए। तो इस तरह की कॉपी को, ये सारे एलिमेंट क्या है? दीज आर द वैलिड एलिमेंट फॉर सर्टिफाइड कॉपी। अब सोचो, अब इनको मैं अगर एक सीक्वेंस में नहीं लिखूं तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा?
अगर मैं पहले सब्सक्राइब साइन का पॉइंट लिख दूं तो गड़बड़ हो जाएगा। दैट्स वाई। ओके, देखो यार, मेंस की जितनी भी क्लासेस आपके बीच में लूंगा ना, बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपके दिमाग में उसकी इंपॉर्टेंस पता चले। करेक्ट? चलिए, सो थैंक यू सो मच। आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पार्ट को, आज की इस क्लास को आप उस वे में समझ पाए होंगे। आज हमने पार्ट कैटेगरी 1 को डिस्कस किया। अभी मैं आपके सामने 20 कैटेगरीज दिखाऊंगा, तो उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम अलग अलग एग्जाम्पल को जब डिस्कस करेंगे ना, तो कहीं कहीं तो इंसान का दिमाग उसको लर्न करेगा ही करेगा ना। दैट्स व्हाट आई वांट, राइट? तो इसी तरीके से बढ़िया वे में हमें चीजों को क्या करना है, एक एक करके समझने का प्रयास करना है। तो लिंकिंग ऐप पर ये जो मेंस की क्लासेस का ओरिएंटेशन है, इसको मिस मत कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।